Hello everyone, how are you all? I hope you are going well. Today I am sharing the second part of chapter 2 accountancy class 11th. In the previous video we will discuss the conservatism concept. Now there are two concepts left. First one is materiality concept. This concept states that accounting should focus on material facts if the item is likely to influence the decision of reasonably prudent investors or creator. It should be regarded as material and shown in the financial statement. ये कॉन्सेप्ट कहता है कि अकाउंटिंग को जरूरी तथ्यों को ध्यान में देना चाहिए। यदि कोई आइटम किसी समझदार यानी कि कोई इन्वेस्टर है हमारा जो पॉजिटिव है हमारी फर्म को लेकर या कोई क्रेडिटर है कि फैसले जो वो फैसले ले रहा है उसको इफेक्ट डाल रहा है तो उसको जरूरी माना जाना चाहिए और अपने फाइनेंशियल अकाउंट में ऐड किया जाना चाहिए। और एक एग्जांपल देती हूँ मैं कि किस तरीके का कि एक तो ये है कि हमने कोई आइटम ऐड किया, वो इन्वेस्टर्स को या फिर जो क्रेडिटर है उन्हें अच्छा लगा और वो अब इंटरेस्ट दे रहे हैं और उसमें और इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसको हम मेंशन करेंगे कि हाँ इस चीज के ऐड करने से हमारी मतलब गुडविल बढ़ रही है और लोगों को ये चीज पसंद आ रही है। दूसरी तरीके से ये कैसे कॉन्सेप्ट काम करता है कि अगर हम कोई अकाउंट बना रहे हैं उसमें हमसे 100 रुपए की चूक हो गई तो उसको इग्नोर किया जाएगा और किसी एक्सपेंसेस के द्वारा उसको कॉप अप कर लिया जाएगा। लेकिन अगर हमसे 1 लाख रुपीस की चूक हुई है तो उसको इग्नोर नहीं किया जाएगा, उसको पहले ही मेंशन किया जाएगा और उस पर काम किया जाएगा। तो ये आपका मैटरनिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर किसी इन्वेस्टर का फैसला किसी से चेंज हो रहा है उस स्टेटमेंट को हम जरूरी मान लेंगे। उसी तरीके से अगर किसी तरीके का अकाउंट में गड़बड़ है और वो छोटी मोटी गड़बड़ है तो उसको इग्नोर की जाएगी और अगर वो बड़ी है तो उस पर ध्यान दिया जाएगा, उसको अलग से लिखा जाएगा। And other is objectivity concept. According to this concept, accounting transactions should be recorded in a manner so that it is free from the bias of accounts and others. देखिए ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जा रहे हैं वो बायसफुल ना हो, उनमें किसी भी तरीके की बायसनेस ना हो, ऑब्जेक्टिव हो। मतलब क्लियर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्यों होते हैं कि उनका आंसर एक है। इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट कहता है कि एक ही तरीके की बात होनी चाहिए, घुमा फिरा बायसनेस नहीं होनी चाहिए। आफ्टर दैट हमारी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग सेकंड आ जाती है। फर्स्ट है फिल अप recognition of expenses in the same period as associate revenue is called, जहाँ पर सेम पीरियड में अपने रेवेन्यू और खर्चों का मैच किया जाता है वो आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट कहलाता है। The accounting concept that refer to the tendency of accounts to resolve uncertainty and doubt in favor of understanding asset and revenue and overstanding liabilities and expenses is known as। देखिए ये हमने कॉन्सेप्ट अभी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि अगर हमें कोई प्रॉफिट होने वाला है, रेवेन्यू हमें मिलने वाला है लेकिन अभी तक मिला नहीं है, वो अनसर्टेनिटी है उसकी, तो उसको हम लिखेंगे नहीं, अभी नहीं मान लेंगे कि हमें किसी भी तरीके का रेवेन्यू है, हमें कोई फायदा हो गया। लेकिन अगर हमारी कोई लाइबिलिटीज है, कोई एक्सपेंसेस है, उसको हम पहले से ही मानकर लिखे कर चलेंगे कि हाँ ये खर्चा हमें फ्यूचर में करना है। तो ये कॉन्सेप्ट आता है कंजर्वेटिज्म में, रूढ़िवादिता के सिद्धांत में। थर्ड क्वेश्चन इज रेवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड at the point of sale denotes the concept of। देखिए जिसमें रेवेन्यू जनरली रिकॉग्नाइज किया जाता है वो आपका रेवेन्यू कॉन्सेप्ट या रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहलाता है। फोर्थ इज the dash concept requires that the same accounting method should be used for one accounting period to the next। एक पूरे साल और उससे आगे वाले सालों में जो कॉन्सेप्ट
पूरा हमें चलाना है और सेम कॉन्सेप्ट को हमें फॉलो करना है, तो वो कॉन्सेप्ट आ जाता है कंसिस्टेंसी, यानी कि एकरूपता आनी चाहिए। Fifth is the DASH concept requires that accounting transactions should be free from the bias of accountants and others। ये हमने अभी पढ़ा कि बायसनेस नहीं होनी चाहिए अकाउंट्स में, वो आपका ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट में आ जाता है। सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग, ये आपका कहलाता है कि देयर आर टू सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम। अंडर द डबल एंट्री सिस्टम every transaction has two-fold effects, whereas single entry system is known as incomplete record। ही दो तरीके के अकाउंट्स होते हैं, सिंगल एंट्री अकाउंट्स एंड डबल एंट्री अकाउंट्स। लेकिन जो सिंगल एंट्री अकाउंट है उन्हें इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन माना जाता है और डबल एंट्री सिस्टम को कंप्लीट ट्रांजैक्शन मानते हैं। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि जो बेसिक चीजें हैं अकाउंटिंग की उनको हम जान लेते हैं। The two broad approach of accounting are cash basis and accrual basis। Under cash basis transactions are recorded only when cash are received or paid। ये दो तरीके की अप्रोचेस हैं, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। तो कैश बेसिस में क्या है कि वही चीजें लिखी जाएंगी जो कैश यानी कि पूंजी या किसी मूल्य में यानी किसी पैसे में उनकी कोई ना कोई वैल्यू है। कैश बेस पर जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसको हम कैश बेसिस में लिखेंगे। whereas under accrual basis revenue or cost are recognized when they are accrued rather than they are paid। accrual basis क्या होता है कि इसके तहत रेवेन्यू या जो कॉस्ट है उनको तब पहचाना जाता है जब वे होते हैं, ना कि जब उनका भुगतान किया जाता है। यानी कि एग्जाम्पल समझते हैं कि जब हम उधार दे दिया किसी को तो वह जब ही नोट किया जाएगा कि हमसे पैसा गया या हमसे पैसा आना है, जब नहीं कि जब पैसा आ गया। खर्चा तो हमारा अभी हो गया ना कि हमने पैसा किसी को उधार दे दिया, अब वो जब आएगा तब नहीं, अभी लिखा जाएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटन स्टेटमेंट ऑफ यूनिफॉर्म अकाउंटिंग रूल्स एंड गाइडलाइंस इन प्रैक्टिस फॉर प्रिपेयरिंग द uniform and consistent financial statement। These standards can't override the previous of applicable laws, custom, uses, business environment in the country। देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? ये एक सरकारी स्टेटमेंट है, सरकार द्वारा बनाए गए रूल्स हैं जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने के लिए अभ्यास के समान अकाउंटिंग नियमों और दिशा निर्देशों को लिखित बयान में लिखा जाता है। यानी कि उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं अकाउंट बनाने की गवर्नमेंट के द्वारा, उनको ही हमें फॉलो करना चाहिए, ये करना पड़ता है। बिजनेस माहौल के प्रावधानों को ओवरराइड नहीं कर सकता, मतलब कोई भी बिजनेस जो ये गवर्नमेंट द्वारा रूल्स बनाए गए हैं उनको ओवरराइड नहीं कर सकता। नीड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, क्या जरूरत पड़ती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाने की? अकाउंटिंग एक्सटेंड्स इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग information can serve the interest of different users only if it possesses uniformity and full disclosure of relevant information। भाई जरूरत क्या है कि यह कई कंज्यूमर्स जो होते हैं उनको जानकारी प्रदान करता है, यानी जिसको जानकारी की जरूरत है, इन्वेस्ट करने की जरूरत है या कुछ खरीदने परचेज करने सेल की जरूरत है, जिसको भी इसमें पैसा लगाना है, उसे सामान खरीदना है, तो वो पूरी इंक्वायरी करेगा तो उसको इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। यानी कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन विभिन्न कंज्यूमर्स को, यानी बहुत सारे कंज्यूमर्स के हितों की सेवा तभी कर सकती है जब उसमें यूनिफॉर्मिटी
और पूरी जानकारी का खुलासा हो, यानी कि एक तो यूनिफॉर्मिटी हो और पूरा डिस्क्लोजर हो, तब कोई भी आपके फर्म में, आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है, इंटरेस्ट दिखा सकता है। छुपा होता है तो वहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स काम नहीं करते। बेनिफिट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, क्या फायदे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प eliminating variation in accounting treatment to prepare financial statement. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने में, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में विभिन्नता यानी कई तरीके के नियमों को खत्म कर देता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कॉल फॉर disclosure of certain information may not be required by law, but such as information might be useful for general public investor and creators. कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे होती हैं कि जो कि गवर्नमेंट या लॉ के लिए तो इतनी रिक्वायर्ड नहीं है गवर्नमेंट के लिए, लेकिन जो पब्लिक है या इन्वेस्टर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, उनको दी जानी जरूरी है, जिनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मेंशन किया जाता है। थर्ड पॉइंट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फैसिलिटेट कंपैरेबिलिटी बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इंटर फर्म्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है कि इंटर फर्म में कंपैरिजन करने में मदद करते हैं। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, लिमिटेशंस हैं कुछ, वो हम पढ़ लेते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेक्स चॉइस बिटवीन डिफरेंट अल्टरनेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स डिफिकल्ट टू अप्लाई। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जो कमी है वो ये है कि वह वैकल्पिक यानी कि जो ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बीच चुनाव करने के लिए जो ऑप्शन दिए गए हैं वो कम है, इस वजह से थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है डिसीजन लेने में। It is rigidly followed and fails to extend flexibility in the applying accounting standards. इसका सख्ती से पालन किया जाता है इन रूल्स का, इस वजह से जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो नहीं बन पाती है। थर्ड पॉइंट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन नॉट ओवरराइड द स्टैट्यूट। The standards are required to form within ambit of prevailing स्टेटस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कानून को ओवरराइड नहीं कर सकते, इनको मौजूदा कानून के दायरे में ही बनाया जाता है, यानी बनाना पड़ता है। तो वो है कि कुछ अगर हमें ऐड करना है तो हम ऐड नहीं कर सकते, वो एक मतलब टफ डिसीजन है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वन कंट्री वन टैक्स। जीएसटी क्या है? जीएसटी इज a destination tax on the consumption of goods and services levied at all stages right from manufacturing up to the financial consumption with credit of taxes paid at previous stages। जीएसटी है जो कि वस्तुओं और सेवाओं यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज की कंजम्पशन पर लगने वाला एक डेस्टिनेशन टैक्स है जो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर फाइनल खपत तक सभी स्टेज पर लगाया जाता है, जिसमें पिछले स्टेज का चुकाए गए टैक्स को क्रेडिट मिलता है। मतलब कोई चीज बनी, उसको प्रोवाइड किया गया और लास्ट जहां तक पहुंचाया गया वहां तक एक टैक्स लगता है जिसका नाम है जीएसटी। डायरेक्ट टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड डायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस में सेंटर और स्टेट में लगाई जाने वाले कुछ टैक्स से जिनको हटाकर सीधा का सीधा आपका जीएसटी अब लगने लगा है। ये वैट, सीएसटी, कस्टम टैक्स, लग्जरी टैक्स, ये कुछ भी नहीं लगते, अब सीधे जीएसटी लगता है। और डायरेक्ट टैक्स क्या है? इनकम टैक्स, जो आपकी इनकम पर लगाया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। GST is a common law and produced throughout the country under a single administration। GST एक सिंगल लॉ है जो कि पूरे देश में एक तरीके से लगाया जाता है। GST is a destination-based tax and levied at a single point at the time of consumption of goods and services by the end of कंज्यूमर।
जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है जो एंड कंज्यूमर और गुड्स और सर्विसेज के इस्तेमाल करते समय एक ही पॉइंट पर लगाया जाता है, यानी कि लास्ट में एक टैक्स लगाया जाता है। जीएसटी सर्विसेज एंड सेम rate with the benefit of input tax credit or subtraction of the value। जीएसटी और सर्विसेज पर इनपुट टैक्स क्रेडिट या वैल्यू घटाने के फायदे के साथ एक ही रेट से लगाया जाता है, यानी कि जीएसटी जो है सर्विस पर इनपुट टैक्स या वैल्यू घटाने पर जो पैसा निकलता है उस पर एक ही टैक्स लगाया जाता है। मिनिमम अंडर द रेट्स of tax does not exceed 2। टैक्स की दरों की न्यूनतम संख्या 2 से अधिक नहीं हो सकती, यानी कि ये जो टैक्स लगाया जाता है जीएसटी वो 2 से अधिक नहीं होते। देयर इज नो स्कोप फॉर लेवी ऑफ सेल रीसेल टैक्स एडिशन टैक्स टर्नओवर टैक्स ईटीसी। सेल और रीसेल टैक्स एडिशनल टैक्स टर्नओवर टैक्स वगैरह लगाने का कोई गुंजाइश इस पर नहीं रहती। देयर इज नो मल्टीपल लेवी ऑफ टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज सच एज सेल टैक्स एंड ऑर्डर। ये जो हम ऊपर पढ़ के आए कि ये जो सारे टैक्स हैं जीएसटी के आने के बाद हट जाते हैं। डू इट योरसेल्फ स्टेट how the GST rate will be applicable for CGST is 9%, SGST सेंट्रल पर 9%, स्टेट भी 9% एंड IGST 18%, यानी कि कोई अदर स्टेट में है तो आपका 18% इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। ये 3 टैक्स हैं जो कि लगाए जा रहे हैं, तो किस किस सिचुएशन में कौन सा टैक्स लगेगा और कितना पैसा हमें देना पड़ेगा टैक्स का, उसको यहाँ पर समझाना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। ए डीलर सेल गुड्स वर्थ 25,000 रुपीस टू डीलर बी इन गुजरात। डीलर बी सेल गुड्स टू सुनीता इन गुजरात वर्थ 30,000। देखिए पहला क्या है, डीलर है जो कि बी को गुजरात में पैसा दे रहा है, और फर्स्ट कौन है, गुड्स वर्थ 10,000 की है, मैन्युफैक्चर वन महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र। देखो महाराष्ट्र का महाराष्ट्र में ही बिजनेस हो रहा है, और सेकंड में गुजरात जा रहा है। थर्ड में डीलर बी सेल गुड्स टू सुनीता इन गुजरात वर्थ 30,000 एंड सुनीता सेल गुड्स रविंद्र इन राजस्थान। देखो तो गुजरात में आया ना बी को, और उसने गुजरात से गुजरात में बेचा, मतलब सेम स्टेट, लेकिन सुनीता गुजरात की है और सुनीता ने कहाँ बेचा है, राजस्थान में, कि स्टेट चेंज हो गया। और कितने में 65,000 में। अब हम पहले का आंसर देख लेते हैं। गुड्स वर्थ 10,000 सोल्ड बाय ए मैन्युफैक्चरर वन महाराष्ट्र टू डीलर ए इन महाराष्ट्र। बेचने वाला भी महाराष्ट्र का, खरीदने वाला भी महाराष्ट्र का है, यानी कि सेम स्टेट की बात हो गई, इंट्रास्ट रेट हो गया ये। तो आपका टैक्स कितना लगेगा, 9%, और एसजीएसटी भी कितना लगेगा, 9%, यानी कि अगर हम 10,000 पे 9% निकालेंगे तो दोनों 900 आ गए, इसका मतलब टोटल जीएसटी आपका 1,800 लग गया। सेकेंडली कि एक डीलर ए सेल कर रहा है वर्थ 25,000 डीलर बी इन गुजरात। अब वो महाराष्ट्र में है, वो गुजरात बेच रहा है, यानी कि इंटर स्टेट हो गया, इंट्रा नहीं रहा। अब महाराष्ट्र में गुजरात चीज जा रही है, तो टैक्स कितना हो गया, जीएसटी हो गया आपका 18%, 25,000 पे 18% लगा, टोटल जीएसटी आपकी 4,500 हो गई। डीलर बी सेल गुड्स टू सुनीता। अब डीलर बी कहाँ पर रह रहा है, गुजरात में। अब वो सुनीता को 30,000 का माल बेच रहा है इंट्रा स्टेट, क्यों, क्योंकि वो भी गुजरात में रह रही है सुनीता भी। सुनीता भी गुजरात की है और बी भी गुजरात का है, तो दोनों इंट्रा स्टेट है। टैक्स आपका वही सीजीएसटी 9% एंड एसजीएसटी भी 9%, यानी कि 2,700, टोटल जीएसटी आपका 5,400 हो गया। फोर्थ है
कि सुनीता सेल्स गुड्स टू रविंद्र इन राजस्थान। अब सुनीता कहाँ थी अभी हमने देखा गुजरात में, और रविंद्र कहाँ है राजस्थान में, और कितने रुपए का माल बेचा जा रहा है 65,000 का। तो ये कौन सा स्टेट हो गया, इंटर स्टेट, यानी कि नेचर ऑफ सप्लाई इंटर स्टेट हो गया। तो आपका टैक्स कितना हो गया 18%, किस पर 65,000 पर 18% लगाया, तो आपका 11,700 आपकी टोटल जीएसटी हो जाती है। अब हम कुछ एडवांटेज देख लेते हैं जीएसटी की। Introduction of GST has resulted in the abolition of multiple type of taxes in goods and services। भाई जीएसटी क्या है कि जो बहुत सारी गुड्स और सेवाओं पर टैक्स लगते थे उनको खत्म करता है, सिर्फ एक टैक्स रह जाता है। जीएसटी widens the tax base and increase revenue to center and state, thereby administration cost for government। जीएसटी की में एडमिनिस्ट्रेशन लागत कम हुई है और लोग अपनी मर्जी से टैक्स देने लगे हैं। और जो जीएसटी टैक्स बेस बढ़ा है उससे सेंट्रल और गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ा है, जिससे गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के जो खर्चे थे वो कम हो गए हैं। जीएसटी हैज रिड्यूसिंग एडमायर कॉस्ट। देखो जो एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे कम हुए तो उसने एडमायर कॉस्ट जो है कम कर दिया, जिससे जो लोग हैं वो खुद से टैक्स पेड करने लगे हैं। जीएसटी हैज अफेक्टेड रेट्स ऑफ टैक्स एंड मैक्सिमम ऑफ 2 फ्लोट रेट्स। जीएसटी टैक्सेशन इम्पैक्ट को खत्म करता है और 2 फ्लोर रेट्स ही लगते हैं, और ज्यादा से ज्यादा केवल 2 ही फ्लोर रेट पर सीमित है। GST has removed cascading effect of taxation। GST ने टैक्सेशन पर कैस्केडिंग इफेक्ट को खत्म कर दिया है। GST will result in enhancing manufacturing and distribution system, affecting the cost of production of goods and services, and consequently the demand and production of goods and services will increase। जीएसटी से मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बेहतर हो गया है, जिससे सामान यानी गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन की लागत कम हो गई है, और एज अ रिजल्ट सामान गुड्स और सर्विसेज की डिमांड और प्रोडक्शन भी बढ़ गया है। पैसा बचने लगा है तो उसमें क्या है कि माल और बढ़ गया है, सर्विसेज और प्रोवाइड की जा रही हैं। It will eventually promote economic efficiency of sustainable long-term models, organizational structure, and geographical location economic growth, as GST is natural to business process। यह इकोनॉमिक एफिशिएंसी और टिकाऊ यानी लॉन्ग टर्म मॉडल है। संगठनात्मक संरचना और भौगोलिक स्थान को बढ़ावा देना इसका एक काम है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जरूरी है क्योंकि जीएसटी बिजनेस प्रक्रियाओं के लिए बिजनेस न्यूट्रल है, यह न्यूट्रल हो गया है। जीएसटी वुड हेल्प टू एक्सटेंड competitive edge in international market for goods and services produced in the country, leading to increased export। जीएसटी देश में बनने वाला सामान और जो सर्विसेज हैं उनके लिए इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव बढ़त हासिल करने में मदद करेगा, जिससे एक्सपोर्ट भी बढ़ने की पूरे चांसेस हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द होल चैप्टर। वी विल discuss the question answer from the NCERT in the next video. Thank you for watching. At the last, I'm just requesting you kindly like and subscribe my channel. Thank you for watching.